जय हिंद साथियों, मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके परिवार टॉपर्स आईक्यू पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने जो टॉपर्स आईक्यू परिवार को सहयोग दिया है, जो प्यार दिखाया है, उस प्यार की वजह से आज मैं फिर एक जोश के साथ आप लोगों के समक्ष मैं फिर से लाइव उपस्थित हुआ हूं। आइए बिना किसी देरी के हम आज का पहली क्लास का पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी आज की क्लास का ये रहा। पहला क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? क्या मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया है? आज हम जो मनुष्य के द्वारा जो धातुएं प्रयोग की गई हैं उन सभी धातुओं के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कशन करेंगे। देखिएगा, मनुष्य के द्वारा सबसे पहली उपयोग की गई धातु का नाम है, सबसे पहले उपयोग की गई धातु जो है वो है तांबा। क्या? तांबा। अभी एग्जाम में पूछा गया कि तांबा जो है किसका किस्सा मिक्सचर है, तो आपको बता दें जो तांबा है, तांबा को आपको बताना पड़ेगा जो इसका तांबे का जो मिक्सचर है कॉपर और टिन। क्या? कॉपर के साथ में टिन जो है ये तांबे का मिक्सचर होता है। ठीक है, उसके बाद मनुष्य के द्वारा दूसरे इसके जस्ट बाद में उपयोग की गई धातु है तांबे के बाद क्या? कांसा। क्या? कांसा। उसके बाद मनुष्य के द्वारा उपयोग की गई धातु यानी लोहा। ठीक है, लोहे का जो केमिकल संकेतक है वो है Fe। इसका परमाणु क्रमांक है 26। क्या? 26। और कांसे को बोलते हैं कॉपर प्लस टिन। क्या? कॉपर प्लस टिन। तांबा जो होता है कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। ये Zn को हम बोलते हैं जिंक। कॉपर यानी तांबे को बोलते हैं कॉपर। ठीक है, Sn सिंबल होता है टिन का। ठीक है दोस्तों, देखिएगा हम बताते हैं आपको मनुष्य के द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई धातु जो है ये है आपका तांबा। ठीक है, सबसे पहले उपयोग की गई धातु जो है ये है तांबा। और चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो है ये है चांदी। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। आइए हम अगली क्लास में आपको बताए थे कि जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उन सब के बारे में आपको हम बताए थे। जैसे कि आपको देखा पीतल जो होता है कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। क्या? पीतल कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। आपको बता दें कि जो सिंधु सभ्यता थी उसमें कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु थे आपको हम बता दें। सिंधु सभ्यता में आपको हम बताए थे कि सिंधु सभ्यता जो है सबसे पुरानी सभ्यता है। क्या? सबसे पुरानी सभ्यता है। सबसे ओल्डेस्ट जो सभ्यता है ये सिंधु सभ्यता है। और उसके बाद आपको हम बताए थे कि जो सिंधु सभ्यता के साथ साथ आपको हम कुछ ऋग्वेद से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में इस वीडियो में पूछे जा रहे हैं उसको आपको बताते हैं। जैसे पूछा गया था ऋग्वेद में, अभी हाल फिलहाल में पूछा गया कि ऋग्वेद में कितने सूक्ति हैं, तो आपको बताना है कि 1028 क्या सूक्ति। ठीक है, और पूछा गया कि इसी के साथ साथ कि ऋग्वेद में जो कितने मंडल है आपको बताए थे हम उस दिन 10 मंडल। आप इसी के साथ साथ रिवीजन करते चलिएगा। 10 मंडल के साथ साथ पूछा गया कि तीसरे मंडल में किसका जिक्र है, तो आप बताएंगे गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो तीसरे मंडल में है। पूछा जाता है कि दशरास युद्ध यानी 7वां जो मंडल है इसमें किसका वर्णन है, तो आपको बताना है जो दशराज युद्ध है उसमें 7वें मंडल में जिक्र किया गया है। पूछता है कि 9वां मंडल किससे संबंधित है, तो आपको बताना है सोम यानी सूर्य देवता का वर्णन किया गया है। पूछता है कि 10वां मंडल किससे संबंधित है, तो आपको बताना है पुरुष सूक्ति का वर्णन है। पुरुष सूक्ति या पुरुष वर्ण का वर्णन 10वें मंडल में किया गया है। आपको बताए थे कि टोटल पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण है। सबसे ओल्डेस्ट पुराण कौन सा है? आपको बताए थे कि जो सबसे ओल्डेस्ट है वो है मत्स्य पुराण। क्या? मत्स्य पुराण सबसे ओल्डेस्ट पुराण है। आइए इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? क्या? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन जो हम आपको बता दें ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। विक्रमादित्य किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या? चंद्रगुप्त द्वितीय को
विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है। पूछता है कि अजातशत्रु किसको कहा जाता है, कनिष्क किसको कहा जाता है। जो कुड़िक है अजातशत्रु का उपनाम है क्या, कुड़िक। कुड़िक अजातशत्रु का उपनाम है। कनिष्क किसको बोलते हैं, अशोक द्वितीय को कनिष्क कहा जाता है। अशोक द्वितीय को कनिष्क कहा जाता है। अशोक द्वितीय को हम कनिष्क कहते हैं। पूछता है कि जो औरंगजेब है क्या, औरंगजेब का उपनाम क्या है। औरंगजेब का उपनाम आपको बता दें कि जिंदा पीर, क्या, जिंदा पीर, ये औरंगजेब का उपनाम है। पूछता है कि जहांगीर का उपनाम क्या है। जहांगीर का उपनाम ये सलीम, सलीम जहांगीर का उपनाम है। पूछता है कि कुड़िक यानी घृत कायर किसको बोलते हैं। आपको बताना है कि अजातशत्रु को कुड़िक या घृत कायर कहते हैं। फिर पूछता है पेपर वाला कि शिलादित्य किसको कहते हैं। शिलादित्य, शिलादित्य किसको कहते हैं, तो आपको बताना है हर्षवर्धन को शिलादित्य कहते हैं। हर्षवर्धन को शिलादित्य कहते हैं। फिर पूछता है कि देवनाम प्रिय किसको बोलते हैं। क्या, देवनाम प्रिय, देवनाम प्रिय ये किसको कहा जाता है। तो आपको बता दें कि अशोक को ही देवनाम प्रिय बोला जाता है। क्या, अशोक को देवनाम प्रिय बोला जाता है। पूछता है कि आखिर जो अशोक को देवनाम प्रिय बोला जाता है, इसमें कुछ अशोक के बारे में हम आपको और कुछ बताते चलेंगे। देखिएगा, जैसे अशोक अभिलेख में कहाँ अशोक का नाम मिला, ये सब अभिलेखों की चर्चा अभी हम यहीं पे करेंगे। पूछता है कि आखिर लाख बक्स किसको बोलते हैं। लाख बक्स किसे कहा जाता है। लाख बक्स किसे कहा जाता है। आपको बताना है जो ऐबक है, कुतुबुद्दीन जो ऐबक है, इसे लाख बक्स कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बक्स कहा जाता है। फिर पूछता है पेपर वाला कि आखिर महामल्ल यानी पुलकेशन द्वितीय को महामल्ल की उपाधि कब मिली, ये भी पूछता है। आखिर पूछता है कि अशोक के कितने महाभिलेख हैं। क्या, अशोक के कितने महाभिलेख हैं। फिर कभी कभी पेपर वाला पूछता है आखिर महाधिराजाधिराज किसको बोलते हैं। महाधिराजाधिराज, क्या, महाधिराजाधिराज की उपाधि किसे मिला है। महाधिराजाधिराज की उपाधि ये किसको मिला है। आपको बताना है कि जो चंद्रगुप्त प्रथम है, चंद्रगुप्त प्रथम को महाधिराजाधिराज की उपाधि मिली है। चंद्रगुप्त प्रथम को महाधिराजाधिराज की उपाधि मिली है। फिर पूछता है कि आखिर अशोक द्वितीय किसको बोलते हैं। क्या, अशोक द्वितीय, तो आपको हम बताए हैं कि अशोक द्वितीय किसको बोलते हैं, कनिष्क को बोलते हैं। आइए हम चलते हैं अपनी क्लास के अगले क्वेश्चन पर। जो कुछ भी आपको न समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करिएगा। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि किस चार्टर एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जो है उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। यहाँ पर हम जितने चार्टर एक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे सबको हम यहाँ पे विस्तृत तरीके से चर्चा करेंगे। देखिए, पहला चार्टर एक्ट है 1773 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या बताया गया है, इसमें यह बताया गया है कि जो पहले सुप्रीम कोर्ट की, इसमें दो बातें कही गई हैं। एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में बताया गया है, दूसरे में यह कहा गया है कि जो बंगाल का गवर्नर है, बंगाल का गवर्नर को भारत का, बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, गवर्नर जनरल कहा जाएगा। और फिर क्या बताते हैं आपको, इसमें पूछता है कि आखिर इसके बाद कौन सा चार्टर एक्ट आया। इसके बाद आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। क्या, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें यह बताया गया कि भारत में द्वैध शासन, क्या, भारत में द्वैध शासन के बारे में इसमें बताया गया। द्वैध शासन यानी ड्यूअल पॉलिसी, द्वैध शासन के बारे में इसमें बताया गया। द्वैध शासन में क्या होता था, इसमें एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता था। क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी निदेशक मंडल होता था, और दूसरा बोर्ड ऑफ, एक होता था निदेशक, निदेशक यानी जो यहाँ पे कंट्रोल करते थे सभी चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो होता था यहाँ पर एक होता है शासन करने वाली प्रणाली। क्या, शासन करने वाले प्रणाली। शासन जो होता था ये निदेशक मंडल के द्वारा किया जाता था, और जो नियंत्रक था वो सेना के द्वारा किया जाता था। क्या,
एक निदेशक और एक नियंत्रक। नियंत्रक में जो इसका नियंत्रण यानी सेना का सब कार्य था, ये नियंत्रक यानी सेना का कार्य ये नियंत्रक मंडल के द्वारा किया जाता था। और व्यापार जो था, व्यापार, ये सब व्यापार निदेशक मंडल के अधीन थे। ये जो नियंत्रक मंडल है ये सेना का कार्य यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो देखरेख कार्य था ये करता था। उसके बाद आइए 2 साल बाद 1786 का एक्ट आया। क्या 1786 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था ये 2 साल बाद आया। 2 साल बाद 1786 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसमें क्या कहा गया, वीटो पावर की बात कही गई। क्योंकि जो 1784 का एक्ट था इसमें क्या हुआ, 1784 के एक्ट में बहुत सारी कमियां आई, इसी के लिए वीटो पावर इसमें लाया गया। आपको बता दें जो अपने अनुच्छेद में है, अनुच्छेद जो 111 है, आर्टिकल 111 में भारत सरकार के वीटो पावर का बात कहा गया है। और आपको बता दें कि इसके बाद जो आया, इसके बाद आया आर्टिकल, कुछ और आर्टिकल महत्वपूर्ण जो थे आपको हम बताए भी थे, आपको एक बार रिवीजन कराते हैं। आर्टिकल 14 में बताए थे समता का अधिकार, आर्टिकल 15 में धर्म, जाति, लिंग और भेदभाव के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में बताए थे लोक नियोजन में अवसर की समानता, 17 में अस्पृश्यता का अंत, 18 में उपाधियों का अंत। हम ये चीजें आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं, इसका रिवीजन हम इसलिए आपको करा दे रहे हैं ताकि आपको कभी भूले ना। देखिए इसके बाद आया 1813 का चार्टर एक्ट। क्या 1813 का चार्टर एक्ट, इसमें ये बताया गया, इसमें कहा गया कि जो भारतीय हैं इसमें शिक्षा पर 1 लाख का खर्च, क्या भारतीयों के शिक्षा पर 1 लाख का खर्च किया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात थी। उसके बाद इसमें ये बताया गया कि जो पारसी धर्म यानी ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार की बात की गई, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की बात कही गई। उसके बाद इस 1813 के जो चार्टर एक्ट था इसमें चीन से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को आंशिक रूप से खत्म किया गया। क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसमें एकाधिकार को आंशिक रूप से क्या किया गया, एकाधिकार को खत्म किया गया। कैसा आंशिक, क्या किया गया, इसमें ये कहा गया कि जो चीन और चीनी 2 शब्द हैं, क्या एक चीन है और एक चीनी। इसमें बताया गया कि जो चीन से व्यापार है ये केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहेगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केवल चीन से व्यापार करेगी, बाकी इंग्लैंड के किसी भी कंपनियों को चीन से व्यापार करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन चीनी की, आप बता दें आपको, इसमें यह भी कहा गया कि जो इंग्लैंड से चाहे जो ही व्यापारी भारत में आएंगे वो केवल चीनी का व्यापार नहीं कर सकेंगे, बाकी सभी व्यापार को करेंगे, लेकिन चीनी का व्यापार केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। ये बात 1813 के जो चार्टर एक्ट है उसमें विस्तृत तरीके से बताया गया है। उसके बाद इसमें यह भी बताया गया है कि जो ड्यूअल पॉलिसी है यानी द्वैध शासन, इसमें आंशिक रूप से इसके खत्म करने की बात भी इस चार्टर एक्ट में कहा गया। उसके बाद आता है अगला चार्टर एक्ट 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का जो चार्टर एक्ट है इसमें ये परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। क्या परीक्षा की दृष्टिकोण से 1833 का चार्टर एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बता दें जो इसमें कहा गया है, इसमें एक विधि सदस्य जोड़ा गया और इसमें एक विधि सदस्य जोड़ा गया, विधि यानी कानून वाला सदस्य जोड़ा गया। उसके बाद बताया जाता है कि 1833 के चार्टर एक्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार है ये समाप्त कर दिया जाता है। क्या एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको बता दें, इसके बाद जो अगला आया, अगला जो है 1853 का चार्टर एक्ट। क्या 1833 के बाद इसके जस्ट 20 साल बाद 1853 का चार्टर एक्ट आया। इसमें ये बताया गया, 1853 का चार्टर एक्ट में यह भी बताया गया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका जो एकाधिकार है पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, ठीक है। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त, पूर्ण रूप से एकाधिकार समाप्त हो गया, ठीक, एकाधिकार समाप्त हो गया।
उसके बाद आता है 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति के बाद 1858 का चार्टर एक्ट आता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 1858 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्ण रूप से भारत से अलग हो गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से भारत से अलग हो गया। इसमें से सभी जो पद थे, महत्वपूर्ण पद, सब हटा दिए गए। यहाँ पे क्या हुआ, ड्यूअल पॉलिसी यानी द्वैध शासन को भी समाप्त कर दिया गया। क्या, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल का भी पद समाप्त करके यहाँ पर वायसराय का पद गठित किया गया। यहाँ पर यह कहा गया कि ब्रिटेन का कोई भी आदमी भारत के किसी राजा के साथ कोई मारपीट, झगड़ा झंझट कुछ भी नहीं करेगा। आपको बता दें, जो द्वैध शासन है ये 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त किया गया। ये पेपर में पूछा जाता है, पूछता है कि आखिर द्वैध शासन की शुरुआत किसके द्वारा हुई, तो आपको बताना है इसकी शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन आप देख लीजिएगा। सबसे पहले जो चार्टर एक्ट था, इसमें किसमें बताया गया है कि गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो चार्टर एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग। ठीक है, आइएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको हम बता दें कि अगला क्वेश्चन ये रहा, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में आयोजित किया गया। गांव में आयोजित किया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, उसमें कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन, जैसे 1925 का ये कानपुर में हुआ। कानपुर में इसमें कहा गया है, इसमें सरोजनी नायडू सरोजनी नायडू, भारत कोकिला सरोजनी नायडू जो है इसकी अध्यक्षता की। इसमें पूछता है कि प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्षता की, तो 1925 में जो कानपुर का अधिवेशन है उसमें हुआ था। दूसरा ऑप्शन है 1929 का जो लाहौर में अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई। इसमें क्या किया गया, यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई। क्या, पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई। उसके बाद आता है कि 1931 में कराची का अधिवेशन हुआ। कराची का अधिवेशन में ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मौलिक अधिकार की मांग की। पेपर में पूछता है कि आखिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसमें काला झंडा दिखाई दिया। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को काला झंडा दिखाया गया। ठीक है, फिर आपको बता दें कि 1937 का जो ये अधिवेशन था कांग्रेस का, ये फैजपुर में आयोजित हुआ। फैजपुर एक गांव है, ये गांव पेपर में पूछता है कहाँ है, आपको बताना है ये गांव महाराष्ट्र में है। इसकी अध्यक्षता ये भी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। और आपको पूछता है कि आखिर कांग्रेस के जो सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, आपको ये भी याद रखना है। और कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए थे, आपको हम क्लास में डिस्कस करा चुके हैं इसके पहले। जैसे पूछता है कर्नाटक का बेलगाम अधिवेशन 1924 में, बेलगाम कर्नाटक का अध्यक्षता, बेलगाम कहाँ पे है, ये कर्नाटक में है। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। उसके बाद कांग्रेस का और इम्पॉर्टेंट जो है ये है कि आखिर आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना है जेबी कृपलानी मेरे दोस्तों इसके अध्यक्ष थे। ये हुआ कब था, 1948 में। पूछता है कि आखिर सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता कब की गई, तो आपको बताना है कि जो 1938 के बाद 1939 में हुआ हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता हरिपुरा तथा
त्रिपुरी, क्या त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता ये सुभाष चंद्र बोस, क्या ये बोस जी के द्वारा किया गया। कांग्रेस की स्थापना कब होती है, आपको बताए थे 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की ये स्थापना होती है। इसकी स्थापना के समय कौन था गवर्नर जनरल, आपको बता दें डफरिन के समय, डफरिन यहाँ पे क्या था, वायसराय था, उसके समय पे कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा पहली अध्यक्षता, ये डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके स्थापक थे। पहले अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी आपको बताए थे 1885 में पहले अधिवेशन की अध्यक्षता वेमोस चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई, वेमोस चंद्र बनर्जी जी के द्वारा की गई। ठीक है, आपको ये कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है हम पिछली क्लास में करा चुके हैं, एक दिन रिवीजन क्लास आएगी उसमें आपको हम सब रिवीजन कराएंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है। आप देखिएगा संविधान का भाग 3, पहला भाग होता है संविधान में, आपको बताए थे कि टोटल 22 भाग हैं। कितने? 22 भाग हैं। आपको बताए थे 12 क्या है, 12 अनुसूची है, और स्टार्टिंग में जब संविधान बना था उस समय 395 अनुच्छेद थे। क्या? 395 अनुच्छेद थे। पहला भाग है भारत के राज्य और संघ, क्या? राज्य प्लस यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश। आपको बता दें कि इस समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरा भाग है, भाग दूसरा जो है, पहले संघ और राज्य क्षेत्र आ गया, उसके बाद दूसरे भाग में उसके वेतन और भत्ते की बात की गई है, तीसरे भाग में मौलिक अधिकार के बाद में मौलिक अधिकार की बात कही गई है, चौथे भाग में आपको बता दें कि जो संविधान का चौथा भाग है उसमें डीपीएसपी के बारे में उल्लेख किया गया है। दूसरे में वेतन भत्ते की बात कही गई है, क्या? वेतन भत्ते की बात कही गई है। तीसरा भाग है क्या? मौलिक अधिकार, क्या? मौलिक अधिकार। आपको बताए थे जो मौलिक अधिकार है ये यूएसए देश से लिया गया। कहाँ से? यूएसए देश से लिया गया है। ये जो है आपको बता दें राज्य के बारे में, इसमें उल्लेख थे अनुच्छेद 1 से 4। वेतन भत्तों के बाद बात की है अनुच्छेद 511। उसके बाद 12 से 35 अनुच्छेद में बात किया गया है, 12 से 35 में बात किया गया है मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार के बारे में आपको कुछ और बता दें, जो मौलिक अधिकार है ये तो यूएसए देश से लिया ही गया है। इसमें क्या बताया गया है कि जो स्टार्टिंग भारत का संविधान बना था उस समय कितने मौलिक अधिकार थे? 12 मौलिक अधिकार थे। लेकिन हुआ क्या, एक मौलिक अधिकार जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था इसे मौलिक अधिकार से हटाकर, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर, जो आर्टिकल किसमें था 31 और 19 का क में था, इसे हटा करके किसमें जोड़ा गया? 300A में जोड़ दिया गया। आपको बता दें, अभी बताए हैं कि मौलिक अधिकार जो है इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में कराची अधिवेशन में इसकी मांग किए थे। क्या? कराची अधिवेशन में इसकी मांग किए थे। और आपको हम कुछ और बता दें कि जो भाग 3 के बाद भाग 4 है, भाग 4 में क्या बताया गया है? डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भाग 4 में बताया गया है। उसके बाद 4 के क में जो बताया गया है, 4 के क में बताया गया है कि मौलिक कर्तव्य, क्या? मौलिक कर्तव्य 4 के क में बताया गया है। मौलिक कर्तव्य को भारत के जो संविधान संशोधन हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1974, क्या? 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के अकॉर्डिंग ये तो मौलिक कर्तव्य हुआ था। क्या? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, क्या? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। उसके बाद हुआ क्या, जो मौलिक कर्तव्य था ये भारत के भाग 4A में जोड़ा गया। अब भाग 5 क्या है? भाग 5 क्या है? इसमें बताया गया है संघ के बारे में। क्या भाइयों? संघ के बारे में बताया गया है। भाग 4 हो गया मौलिक, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व को आर्टिकल 36 से 51 तक
सभी नीति निर्देशक तत्व हैं। उसके बाद आर्टिकल भाग 5 में जो है बताया गया है संघ के बारे में 52 से 151। आपको याद कैसे रखना है, ये 52 है, इससे एक कम यानी 51, एक कम यानी एक पहले लगा लीजिए। आता है कि भाग 6 में क्या बताया गया है। भाग 6 में ये राज्य के बारे में बताया गया, क्या कि राज्य के बारे में इसमें बताया गया है। तो ये आर्टिकल है 152 से 237, कितने हैं 237 तक ये बताया गया है। उसके बाद आता है कि भाग 7 क्या है, भाग 7 को संविधान से हटा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो भाग 8 आता है, भाग 8 इसमें बताया गया है यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। आइए हम बताते हैं आपको कुछ और भाग के बारे में। जो भाग 9 है, क्या भाग 9 में बताया गया है पंचायतों के बारे में। भाग 9 में पंचायतों के बारे में बताया गया है। जो पंचायत होती है, पंचायत जो है ये आपको बताए थे आर्टिकल 40 में भी ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है। आपको बता दें कि जो पंचायत है ये आर्टिकल 243 में ए से ओ तक पंचायतों का वर्णन किया गया है। और बता दें इसमें 9 का ए भी है और एक है 9 का बी। पेपर में पूछता है कि 9 का ए में क्या है, आपको बताना है जो नगर पालिका है ये 9 का ए में जोड़ा गया है। बी में क्या है, बी में है सहकारी समिति, सहकारी समिति ये बी में जोड़ा गया है। नगर पालिका का उल्लेख जो है 243 पी से लेकर जेड जी तक, क्या पी से लेकर जेड जी तक इसमें वर्णन किया गया है। आइएगा देखिएगा भारत का जो डीपीएसपी है, ये डीपीएसपी आर्टिकल आपको बताए थे 36 से 51 तक है। पेपर में पूछा गया जो भाग 3 जो है ये किससे संबंधित है, आपको बताना है कि मौलिक अधिकार से संबंधित है। देखिएगा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। क्या विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। सबसे बड़ा महाद्वीप की बात हम करें तो इसमें सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, लेकिन आगे क्या लगा है दूसरा। ये ध्यान दीजिएगा पेपर में इसी तरीके से भटकाता है, तो आपको बताना है। आइए हम पहले आपको एक मैप के थ्रू बताते हैं कि सबसे बड़े महाद्वीप कौन कौन से हैं। देखिएगा ये आपको विश्व का मानचित्र दिख रहा होगा। इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हम पहले देखते हैं। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग में सबसे बड़ा जो मानचित्र है ये पहले आपका एशिया हो गया, पूरा क्या एशिया, ये आपका यहाँ से यहाँ तक पूरा हो गया एशिया। नंबर 1 पर एशिया है, ठीक है। उसके बाद आ गए ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, क्या अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये नंबर 2 पे है। उसके बाद आपको बता दें कि तीसरे पे आएंगे ये नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका, ठीक है। फिर आते हैं चौथे नंबर पे सबसे बड़ा जो है ये दक्षिणी अमेरिका, क्या साउथ अमेरिका, ठीक। फिर आते हैं 5वें नंबर पे ये है अंटार्कटिका, क्या अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। फिर आता है 6वें नंबर पे यूरोप, क्या ये आपका पूरा हो गया यूरोप, ये 6वें नंबर पे। 7वें पे आता है ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है ऑस्ट्रेलिया, ये किस नंबर पे आता है, ये आता है 7वें नंबर पर। यानी टोटल कितने महाद्वीप हुए, 7 महाद्वीप हुए, कितने 7 महाद्वीप। अगर पूछेगा कि महाद्वीपों का आप बढ़ता हुआ यानी घटता हुआ क्रम बताएं तो आपको बताना है कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग घटता हुआ क्रम क्या है। सबसे पहले आपको बताएं हम एशिया, एशिया के बाद क्या आया है, एशिया के बाद आया है अफ्रीका, अफ्रीका, अफ्रीका के बाद आया है आपका नॉर्थ अमेरिका, क्या नॉर्थ अमेरिका, ठीक। उसके बाद क्या आया है, उसके बाद आया है साउथ अमेरिका, क्या साउथ अमेरिका। फिर क्या आपको बता दें, फिर आया है साउथ अमेरिका के बाद आपका आया है अंटार्कटिका, क्या अंटार्कटिका। देन आपका होता है यूरोप, और सबसे लास्ट में क्या आएगा, सबसे लास्ट में है ऑस्ट्रेलिया, क्या ऑस्ट्रेलिया, ठीक। अगर पूछेगा पेपर में कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग दूसरे नंबर का तो आपको बताना है अफ्रीका, पहले फिर एशिया, थर्ड पे साउथ अफ्रीका। पूछेगा सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया। पूछेगा सबसे कम दूसरे नंबर का कंट्री कौन, महाद्वीप कौन सा है, आपको बताना है कि यूरोप कॉन्टिनेंट दूसरे नंबर पे है। आइए इसमें कुछ और आपको हम बात बता देते हैं। जब पूछेगा कि
ये तो आपको क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बताए थे। फिर पूछता है कभी के पेपर में कि आखिर इसमें कितने महासागर है, कितने महासागर हैं, आपको बताना है। महासागरों की संख्या कितनी है, टोटल 5। ये आपका है अटलांटिक ओशियन, क्या, अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, ठीक, अटलांटिक ओशियन यानी महासागर, ठीक। उसके बाद बताया जाता है सबसे बड़ा महासागर क्या है, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, क्या, प्रशांत महासागर। ये आपको दिख रहा होगा, प्रशांत महासागर का विस्तार जो है इधर से लेकर इधर तक है। इसका मतलब ये ग्लोब जो होता है गोला सा, उसमें ये दोनों पार्ट एक ही जगह उपस्थित हैं, ठीक है। ये अटलांटिक हो गया, ये प्रशांत महासागर हो गया, यहाँ वाला क्षेत्र हो गए ये आपका हिंद महासागर, क्या, हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर। ये आपके 3 भाग हो गए। उसके बाद देखो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर। पूछता है पेपर में कि सब दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो आपको बताना है कि जो अटलांटिक महासागर है ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर है। फिर पेपर में कभी कभी क्या पूछता है कि आखिर बताइए इसमें सबसे ऊंची चोटियां कौन कौन सी हैं। आइए पहले उस ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आते हैं इसी चीज पे। आपको दोबारा नजर डालिएगा, देखिएगा क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो देखिए इसके तो अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा दूसरा सबसे बड़ा जो है ये तो एशिया पहले नंबर पे, दूसरे पे है अफ्रीका, ठीक, थर्ड पे आएगा उत्तरी अमेरिका, फोर्थ पे सबसे बड़े में आएगा दक्षिणी अमेरिका। आपको बता दें कि साउथ अमेरिका को बोलते हैं पक्षियों का स्वर्ग, क्योंकि यहाँ पक्षी बहुत रहते हैं, पक्षियों का स्वर्ग ये साउथ अमेरिका को बोलता है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के बारे में जो कुछ और बातें आपको यहाँ हम बताते हैं। देखिए अफ्रीका में यहाँ पर तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, विषुवत रेखाएं, ये तीनों रेखाएं किस कॉन्टिनेंट से जाती हैं, तो आपको बताना है ये रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से जाती हैं। अफ्रीका को बोलते क्या है, और बोलते हैं अंध महाद्वीप, क्या, अंध महाद्वीप अफ्रीका कॉन्टिनेंट को बोला जाता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को अंध महाद्वीप बोला जाता है। आइए आपको हम ले चलते हैं अगली साइड पे, जो कुछ भी इसके बारे में बचे हुए हैं आपको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए ये तो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की बात करें तो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। ये आखिर उपस्थित कहाँ पे है, या आपको बताना है कि ये नेपाल में है, ये भारत और नेपाल की सीमा पर उपस्थित है, ठीक है। और उसके बाद अगर पूछेगा कि भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो आपको बताना है माउंट केटू। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट केटू, बट ये पीओके वाले क्षेत्र में स्थित है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है। लेकिन इस पूछता है किस दर्रे पर स्थित है, आपको बताना है काराकोरम, क्या, काराकोरम हिमालय पर्वत के जो दर्रा है यहाँ पर उपस्थित है। फिर पूछता है पेपर में आखिर की भारत में स्थित सबसे ऊंची, तो आपको बताना है जो कंचनजंगा है ये भारत में स्थित, क्या है, भारत में स्थित, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत में स्थित सबसे ऊंची यानी हाईएस्ट पीक है, क्या है, हाईएस्ट पीक है, ठीक, हाईएस्ट पीक है, ये भारत में स्थित है। उसके बाद पूछता है आखिर अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है ये अनाईमुड़ी है, ठीक। आपसे पूछता है कि आखिर अनाईमुड़ी कहाँ पे है, तो आपको बताना है कि तमिलनाडु में इसका लोकेशन है। आपको आइए मैप के थ्रू हम बताते हैं कि जो विशेष इंपॉर्टेंट कुछ चोटियां हैं पूरे विश्व के नक्शे में हम आपको दर्शाते हैं। देखिएगा पूछता है पेपर में कि बताइए आखिर सबसे ऊंची साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, ये सबसे लंबी चोटी है, क्या, इसका नाम है एंडीज, क्या है, एंडीज पर्वतमाला कहाँ पे है, तो आपको बताना है साउथ अमेरिका। जब पूछेगा एंडीज के बाद यहाँ पर राकी पर्वतमाला कहाँ पे है, तो आपको बताना है नॉर्थ अमेरिका में।
फिर पूछता है कि पेपर वाला आखिर माउंट एटलस पर्वत कहाँ पे है, तो आपको बताना है कि ये साउथ अफ्रीका में है। फिर पूछता है आखिर हिमालय कहाँ पर है, हिमालय उपस्थित है, ये भारत और नेपाल की सीमा पर उपस्थित है। ऑस्ट्रेलिया में पूछेगा कि आखिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, क्या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये पेपर में पूछा गया है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर है, तो आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। फिर पूछता है कि आखिर यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आपको बताना है जो स्कैंडेवियन पर्वत श्रृंखला है, स्कैंडेवियन पर्वत श्रृंखला ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है यूरोप की। फिर पूछता है आखिर माउंट कोसियस्को, क्या माउंट कोसियस्को कहाँ पर स्थित है, तो अभी आपको हम और कुछ बताते हैं। ये लंबाई के अकॉर्डिंग जब पूछेगा तो आपको बताना है कि सबसे लंबा है एंडीज, देन क्या है एंडीज के बाद आइए आप रॉकी, रॉकी के बाद आप आइएगा हिमालय में, हिमालय के बाद आइएगा आप हिमालय। यही आपको क्रम याद रखना है, बस इतने पूछता है जब कोई पूछेगा। तो सबसे पहले बताना इंडीज, रॉकी और हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं जो है ये सबसे बड़ी श्रृंखलाएं हैं। फिर पूछ सकता है कि आखिर सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन कौन सी है, तो आपको बताना है कि जो साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, आपको यहाँ पे बताना है कि माउंट एकांगुआ, क्या माउंट एकांगुआ ये पर्वत श्रृंखला जो है साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। पूछता है कि आखिर इसका नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी, तो आपको बताना है माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले या माउंट डेनाली, इसका नाम क्या है माउंट डेनाली नया नाम है। पूछता है आखिर ये स्थित कहाँ है, तो आपको बताना है ये अलास्का पर्वत पे स्थित है, कहाँ पे अलास्का पर्वत पे स्थित है। फिर पूछता है आखिर साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो आपको बताना है इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है आपको बताना है किलीमंजारो, क्या माउंट किलीमंजारो, ये जो है साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है ये है हिमालय, क्या हिमालय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, एशिया में स्थित है। इसकी जो हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटी है आपको बता दीजिए माउंट एवरेस्ट, क्या माउंट एवरेस्ट, ये पूरे विश्व में सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर। ये जो जॉन एवरेस्ट थे उनके नाम पर माउंट एवरेस्ट रखा गया। फिर पूछता है कि आखिर ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे लंबी तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। आपको पूछता है आखिर ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी, तो आपको बताना है माउंट कोसियस्को, क्या माउंट कोसियस्को ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। फिर पूछता है आखिर आल्प्स पर्वत क्या है, कहाँ पे है। जब पूछेगा आल्प्स पर्वत तो आपको बताना है ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। आल्प्स पर्वत यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, बट किस पे स्थित है, ये स्थित है काकेशस पर्वत पर, क्या काकेशस पर्वतमाला पर स्थित है। फिर पूछता है कि आखिर जो ये तो आल्प्स है, लेकिन जब पूछेगा दक्षिणी आल्प्स पर्वत, ये आपको दिख रहा होगा दक्षिणी आल्प्स पर्वत, ये न्यूजीलैंड आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर दक्षिणी आल्प्स पर्वत स्थित है, क्या दक्षिणी आल्प्स पर्वत। आपको ध्यान देना है, पेपर में पूछेगा कि आपको दक्षिणी आल्प्स पर्वत कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है न्यूजीलैंड। जब पूछेगा आल्प्स पर्वत कहाँ है, आपको बताना है कि आल्प्स पर्वत है यूरोप में, ठीक है। आपको पर्वत के अकॉर्डिंग जब पूछेगा सबसे ऊंची चोटियों में सबसे पहले बताना है आपको माउंट एवरेस्ट, क्या माउंट एवरेस्ट ये सबसे ऊंचा है, ठीक है। दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है माउंट केटू, थर्ड नंबर पे कंचनजंगा विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। आपको बता दें कि कंचनजंगा की कभी लंबाई पूछता है तो आपको लिखना है 8586 यानी 8586 मीटर। जब पूछेगा माउंट एवरेस्ट की लंबाई तो आपको बताना है 8848.86 मीटर, ठीक है। इतनी चीजें आपको ध्यान देना है। माउंट केटू जो कि काकाकोरम दर्रा में स्थित है, इसकी लंबाई 8611 मीटर है।
ये चीजें आपको ध्यान देना है। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन जो था ये था, विश्व का जो बताया गया था, इसमें ऑप्शन देखिए, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है माउंट एवरेस्ट है। दूसरा लेकिन पूछा है, ध्यान दीजिएगा, दूसरे में आप आएंगे तो माउंट केटू, कहाँ पे, माउंट केटू ऑप्शन आपका सही होगा। 8611 मीटर इसकी लंबाई है। ये पीओके क्षेत्र में स्थित है। इसको भारत की सबसे ऊंची चोटी कहते हैं। जब पूछेगा भारत के अंदर स्थित सबसे ऊंची चोटी, आपको बताना है वही चीज। अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? आपको बता दें जो एडम स्मिथ है, इसे अर्थशास्त्र के पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को आपको बता दें इतिहास का पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। अरस्तु यानी जीव विज्ञान के पिता, जब पूछेगा जीव या जंतु विज्ञान के पिता कौन है, तो आपको बताना है अरस्तु। पूछेगा हिकैटियस यानी हिकैटियस किसके पिता हैं, तो आपको ये तो इतिहास के पिता आपको बता दिए हेरोडोटस। जब पूछेगा कि हिकैटियस किसके पिता हैं, तो आपको बताना है कि कुछ चीज़ें आपको जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है वो सभी आपको यहाँ पर हम डिस्कस कराते हैं। जैसे भूगोल के पिता कहते हैं मानव भूगोल का, आपको बताना है हमबोल्ट। क्या है? मानव भूगोल के पिता, तो आपको बताना है इसके पिता कौन है? हमबोल्ट। क्या? हमबोल्ट। ठीक, हमबोल्ट। ठीक। और पूछता है ज्यामिति के पिता कौन है, तो आपको बताना है कि जो ज्यामिति के पिता हैं ये हैं कौन? ज्यामिति के पिता यूक्लिड हैं, यूक्लिड। फिर पूछता है कि संस्कृत के पिता कौन है, तो आपको बताना है कि पाणिनि जो है ये संस्कृत के पितामह हैं। जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा हम आपको पेपर के दृष्टिकोण से ऐसे कराते रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिएगा सुमेलित करते हैं, क्या दिया गया है? लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आत्महत्या की थैली। डीएनए को क्या बोलते हैं? गुरुसूत्र। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस। क्या? देखिएगा अभी कुछ और क्वेश्चन है इसके ऊपर, ध्यान दीजिएगा। हाँ देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं कोशिका का पावर हाउस। ठीक है। और उसके बाद स्प्लीन को बोलते हैं आरबीसी का कब्रगाह। ठीक, आपको बताया था डीएनए को गुरुसूत्र, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली। इसी तरीके से हम पेपर में लेके आते रहेंगे क्वेश्चन, आप लोग ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, आपके इसके बारे में कुछ चीजें हम आपको आगे डिस्कस करेंगे। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के तरंगों में किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? प्रकाश के तरंग दैर्घ्य में सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? तो सबसे कम जो होता है ये बैगनी का होता है सबसे कम। लाल का क्या होता है? सबसे ज्यादा। जब पूछेगा तो आपको बताना है कि लाल का सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, आपको बता दें जो प्राथमिक रंग होते हैं, पेपर में पूछता है कि प्राथमिक रंग कौन से हैं, तो आपको बताना है, ऐसे याद रखना, BRG ऐसे याद रखना है। B मतलब होता है ब्लू यानी नीला, R मतलब रेड यानी लाल, और ग्रीन यानी हरा। ये आपके प्राथमिक रंग। पूछता है कि आखिर श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? श्वेत प्रकाश ये 7 रंगों से मिलकर बना होता है। 7 रंग, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। आइए आपको इसको हम एक फिगर के द्वारा समझते हैं। देखिएगा ये रहा फिगर, आइए बताते हैं। देखिए इसमें क्या है कि जब प्रकाश की किरण आती है, श्वेत प्रकाश की किरण आती है, तो इसमें क्या होता है, ये अपवर्तन के पश्चात निर्गत हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, जो 7 प्रकाश होते हैं ये वायलेट, विबग्योर, विबग्योर GYOR, सबसे ज्यादा, R फॉर रेड यानी लाल, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य आपको बताए हैं सबसे ज्यादा इसका तरंग दैर्घ्य होता है सबसे ज्यादा। ठीक, इसीलिए इसका प्रकीर्णन जो होता है ये कम होता है। पूछेगा पेपर में सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, तो आपको बताना है कि लाल। जब पूछेगा सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है, तो आपको बताना है कि वायलेट यानी बैगनी का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। प्रकीर्णन ज्यादा होगा तो तरंग दैर्घ्य क्या होगी, इसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी। ठीक, पूछता है कि पेपर में आखिर क्रम पूछेगा तो आपको बताना है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। ठीक है, और पूछेगा इसमें आपको पूछेगा कि 7 रंग का जो श्वेत प्रकाश होता है इसमें कितने रंग होते हैं, आपको बताना है 7। पूछता है कि आखिर इंद्रधनुष, क्या इंद्रधनुष में ऊपर, बाहर और अंदर से इंद्रधनुष ऐसे निकलता है, ये हमेशा निकलता कैसे, अपोजिट साइड। जैसे सन इधर है तो सन की अपोजिट साइड में सूर्यधनुष निकलता है। इसमें जो इसका सबसे बाहरी जो होता है, सबसे बाहरी होता है इंद्रधनुष में, वो होता है क्या, सबसे बाहरी
रेड होता है और सबसे अंदर तरफ क्या होता है, सबसे बाहरी रेड कलर होता है और सबसे अंदर कौन सा कलर होता है, ये बैगनी कलर होता है। क्या, बैगनी कलर सबसे अंदर होता है। पेपर में पूछा गया है कि आखिर बैगनी सबसे कहाँ होता है, नीचे। पूछा जाएगा कि जो इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष में अंदर की तरफ कौन सा रंग होता है, आपको बताना है बैगनी। बाहर की तरफ जब पूछेगा तो आपको बताना है कि लाल रंग बाहर की तरफ होता है। इतने क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं, हम सबको बता दिए। अब दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन समाप्ति पे है। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।